ये अभी इन्वेस्टिगेशन होकर कंक्लूजन नहीं हुआ है, तब ये सब कुछ हो चुका है जी कि मतलब। जी जी। लेकिन इसमें इसमें एक बात सर ये है कि देखिए, जब आपने सारी बातें बताई, उसकी पूरी जो टोपोग्राफी है, और वहाँ पॉपुलेशन किस टाइप से है, मकान कैसे, लेकिन इस पूरे उसमें जब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक एजेंडे के तहत 1990 इसके पिताजी ने कराया, तब वैली को हिंदुओं से खाली कराया, ये बेटी का एजेंडा था, तो आपको नहीं लगता है कि स्टेट जब सीधे तौर पर शामिल है, जब महबूबा सीधे तौर पे बकौल मुख्यमंत्री शामिल है, तो फिर तो कुछ भी बदला जा सकता है, दिन को रात, रात को दिन कहा जा और सकता है, मैं तो बता रहा हूँ पुलिस भी आपको, शामिल है। नहीं नहीं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसमें कई हिंदू नेता भी शामिल थे। नहीं होंगे। और हिंदू नेता शामिल नहीं, वो क्या क्या है ना पुष्पेंद्र जी, कि कश्मीर की राजनीति 370 हटने के पहले तक हमेशा कश्मीर वैली सेंट्रिक रही। तो आप पावर में हैं, वो चाहे मुफ्ती हो चाहे वो अब्दुल्ला हो। सेम सेम हाँ, सेम। तो उसके इर्द गिर्द में पावर के लिए उसमें कई हिंदू लोग भी रहते थे। अब पावर के लिए के लालच में तो किसी से कुछ भी करवा लो। तो ये चाहते हुए भी मतलब ये वो अपना एजेंडा, मैंने बोला ना पॉलिटिकल टेररिज्म, पावर कैप्चर करो, उसके बाद अपनी नीतियां बनाओ, नीतियां बना के आप देखो, आप कहोगे कि सबका उद्देश्य क्या था, कठुआ करवाने का उद्देश्य क्या था। कठुआ करवाने का उद्देश्य ये था कि लोग इतना भयभीत हो जाएं, टेरराइज हो जाए, दहशत में आ जाए कि वो वहां से पलायन करें, या आगे जो बकरवालों को इस तरह से बसाया जा रहा है ये फॉरेस्ट लैंड पर, उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठाए। और वही हुआ, वही हुआ। पुंछ का इलाका हमेशा से एक तरह से हमको सबको मालूम है मुस्लिम मेजॉरिटी रहा है, राजौरी मुस्लिम मेजॉरिटी हो गया, कई जिले। अब ये सांबा और ये कठुआ बचा हुआ था, ये कुछ चंद जिले हैं सांबा और कठुआ, ये ये इनको मुस्लिम मेजॉरिटी बनाने की ये कोशिश की, इसलिए कि ताकि जेएनके को पूरी तरह से अलग किया जा सके और तब तक ये इन्फिल्ट्रेशन रूट जो है उसको क्रिएट किया जा सके। तो ये एक पाकिस्तान द्वारा, ये सब पाकिस्तान के एजेंट है सर। आप पुष्पेंद्र जी, मैं आपको ये बता रहा हूं कि देखो ये सेटिंग देखो थोड़ा सा। वीपी सिंह की सरकार आती है, मुफ्ती मोहम्मद सईद को होम मिनिस्टर होम बनाया मिनिस्टर, जाता है। ये मुजफ्फरनगर से खड़ा होता है। मुजफ्फरनगर में कश्मीर का आदमी मुजफ्फरनगर में आके आके चुनाव लड़ रहा है। चुनाव, आप घाटी में जाकर नहीं जीत सकते। धारा 370 से हिंदुस्तान की। हाँ, उसको जिताने में कौन सबसे ज्यादा मदद करता है? जो उनकी मिनिस्ट्री में मंत्री बना, ये सतपाल मलिक। सतपाल मलिक, ठीक है जो ना। आज की डेट में और वो प्रधानमंत्री कौन? वीपी सिंह। वीपी सिंह टोपी पहन के। ये टोपी पहन के क्या, उन्हीं के जमाने में प्रॉफिट मोहम्मद के जन्मदिन की हाँ, प्रॉफिट केक कटने लगा, तब से उससे पहले तो केक ही नहीं कट रहा था। तो क्या था सर, क्या था? इसको प्लीज इसको थोड़ा सा गौर से सुनिए, मैं कि ये प्रधानमंत्री बदल गया, ठीक है, प्रॉफिट मोहम्मद का बर्थडे अनाउंस किया, और ये आदमी मुजफ्फरनगर से ये खड़ा होकर जीतता है, ठीक है, एक लेजिटिमेसी भी हो गई। होम मिनिस्टर इसको बना दिया। आपको बताया कि 5 दिन के घाटी में कौन? फारूक अब्दुल्ला। अब पूरा गेम तैयार है, पाकिस्तान प्लान इज एब्सोल्यूटली इन प्लेस। और जियोपॉलिटिकली वो 89 का दिन, वो क्या समय था, सोवियत फोर्सेस विड्रॉ कर रहे थे, पाकिस्तान बड़े उन्माद में था कि हमने एक सुपर पावर को हमने भगा दिया, अगर हमने सुपर पावर को भगा दिया तो इंडिया तो ऐसे ही कैपिचुलेट कर जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब ग्लोबल जिहाद इंडिया में, तो ग्लोबल जिहाद के लिए अपना प्रधानमंत्री लाओ, अपना गृह मंत्री लाओ, मुख्यमंत्री। ये मैं किसी से बात कर रहा था कि नहीं नहीं, जिस दिन पलायन हो रहा था ना, जिस दिन पलायन हो रहा था, तो उस दिन फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, वो कहीं वो बाहर थे, ये वो। मैं मुख्यमंत्री तो थे ना। मैंने कहा कि भाई सुनो, मैं उस दिन की बात नहीं करो, सारा इंतजाम करके गया था ये।
और आपको मैं बता दूं कि आप कभी देखिएगा, ये जितने ये अटैक्स होते हैं ना आपके, ठीक है, ये इस एरिया में होते हैं। आप देखोगे ये मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूबा मुफ्ती का ये गढ़ है, समझे कि नहीं। अब होता क्या है साहब कि जितने आप देखोगे 90% अटैक्स इस एरिया में होते हैं, इसके में। अब होता क्या है कि मैंने आपको बताया कि जब ये रेप की घटना, तथाकथित बलात्कार की घटना हुई, तो सभी लोग जाके बैठ गए सड़क पे, धरने पर बैठे। ये रसना के जो डोगरा, जो ये 15 घर है, वहां के भी लोग गए, वो भी रो रहे थे, क्योंकि उनको एक 8 साल की बच्ची का, जिसको किन्होंने देख, लेकिन सुना कि जिसका ये हो गया, वो भी रो रहे थे वहां पे। ये सांझी राम का परिवार भी वहां बैठा हुआ था हाईवे पे। साहब ये धरना चल रहा था, प्रोटेस्ट। इतने में एक व्यक्ति जिसको कोई नहीं जानता था, उसका नाम था तालिब हुसैन। वो इस इलाके का रहने वाला भी नहीं था, 6-7 घंटे कहीं उसका दूर घर था। तालिब हुसैन जेल में भी था, केस उस पर चल रहा है रेप और मर्डर का। एक बलात्कारी दूसरे बलात्कारी के केस में, मतलब यहां धरना देने आया। और तालिब हुसैन का मैं थोड़ी आपको उनकी तारीफ बता दूं कि वो ही वॉज नोन फॉर एंटी हिंदू स्पीचेस, ठीक है ना। तालिब हुसैन का महबूबा मुफ्ती से बहुत नजदीकी रिश्ता, हुर्रियत से उनके बहुत नजदीकी रिश्ता। वो आके टपक पड़ा उस प्रोटेस्ट में, और जब वो वहां पे आया अचानक, तब उसने धीरे 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 इसको कम्युनल कलर देना शुरू कर दिया, और फिर इसने सांझी राम का इसने नाम लिया, समझे। तो आप समझ जाओ कि कैसे कैसे तत्व थे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये केस क्राइम ब्रांच को पहले JNK पुलिस को दिया गया, ठीक है। JNK पुलिस जो वहां के लोकल के ये थे, उनको प्रेशर था कि भाई इनको इनको फंसाओ, इनको फंसाओ। वो जब उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि भाई हम किसी, वो कोई गौतम थे, सुरेश गौतम उस समय SHO थे, उन्होंने कहा कि हम कैसे निर्दोष लोगों को हम नहीं फंसा सकते हैं ऐसे। उनको, उनसे केस ले लिया गया, उनको प्रताड़ित भी किया गया, उन पर भी मुकदमा चला, ठीक है। जितने ऐसे लोग थे, फिर ये केस SIT के पास गया, SIT के बाद ये क्राइम ब्रांच को गया, और फिर वो खेल शुरू होता है वहां से। अब आपको मैं बताता हूं कि ये क्राइम ब्रांच में ये कुछ लोग हैं जिनका मैं आपको तारीफ बताता हूं। एक उसमें वानी वानी करके है, ठीक है, सब इंस्पेक्टर था। उसने खुद 12 साल तक सस्पेंडेड था, जेल में था। उसने किसी एक ऋषि कुमार की उसने हत्या की थी, और उर्फान वानी उसका नाम है। और 6 बार वो जेल की, 6 बार उसने ऋषि कुमार को पुलिस स्टेशन में रेप किया था, बलात्कार किया था, ठीक है। एक है DSP निसार, ये सब मैं किताब का वर्णन कर रहा हूं मैं। DSP निसार, वो कभी RTO ऑफिस में उसकी पोस्टिंग थी, कोई एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, उसने एक भारी घूस लेके सारे डॉक्यूमेंट्स में आग लगा दिए थे, ठीक है। और तीसरा एक नवेद सईद था, जो कि ये महबूबा के बाप का भी बहुत बड़ा वो था, मतलब उससे उससे तो ये तमाम लोग की मैं आपको पृष्ठभूमि बता रहा हूं कि कैसे कैसे लोगों को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया गया। अब होता क्या है कि जब ये सब होता है, इस तरह का इन्वेस्टिगेशन, तो पूरा इलाका वो दहशत में आ गया। और फिर लोग वहां से अपने अपने घरों को छोड़ के एक
कूटा एक जगह है, वहां पर इकट्ठे हुए, कई महीनों तक उन्होंने धरना दिया वहां सीबीआई की मांग के लिए। किसी मीडिया वाले ने उसको कवर नहीं किया, किसी मीडिया वाले नहीं, ने। उस वक्त जब ये घटना हुई थी तो मीडिया ने तो बिल्कुल यही हाँ, स्टैंड ले रखा था। हाँ, लेकिन सिंह साहब, आप इसकी जितनी भी गहराई में जाएंगे उसमें। नहीं, लेकिन ये जी ये जी जानना जी जरूरी जी। है, कुछ बात इसमें आपको जानना, क्योंकि अ, इस किताब में कुछ जो चीजें लिखी हैं, हम तो, जो हमारे सुनने वाले हैं, जो हमको और आपको सुन रहे हैं, उन्होंने तय करना है कि ये कितनी सच है, ये आर्गुमेंट। और अच्छा, कोई सारे फैक्चुअल आर्गुमेंट, सारा कुछ आंखों देखी है। एक, जैसे कि मैं आपको, अब ये पूरे केस का आप ये देखिए, दो आईपीसी 218 ए के अनुसार किसी भी रेप बलात्कारी पीड़िता का आप नाम नहीं दिखा उजागर कर सकते, उसका आप रेप नहीं वो कर सकते, तस्वीर नहीं सॉरी, उसका उसका फेस। तस्वीर नहीं दिखा सकते, सोशल मीडिया में आप नहीं नाम ले सकते, किसी भी मीडिया में आप नाम नहीं ले सकते। सबसे पहले इसका नाम बीबीसी ने लिया, ठीक है, उन्होंने नाम लिया इसका। उसके बाद ये तमाम जो आपके ये पेज 3 वाले जो जर्नलिस्ट हैं, ये किताब की मैं बात कर रहा हूँ, ये राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, निधि राजदान, ये सब, ये जो है, इन लोगों ने भी इसका नाम खूब उछाला, खूब उछाला, और उछालते रहे, और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। कोई अप्रैल में जाके, उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, ठीक है, उसके बाद ये पूरे, ये जो आपका ये जो गैंग जो है, ये वकीलों का जो गैंग, ठीक है, ये अर्बन नक्सल्स, उनके सारों के नाम है, ठीक है ना, वो जिनका कोई लोकस स्टैंड ही नहीं, जैसे इंदिरा जयसिंह का, वो भी कोर्ट में पहुंच गई। खूब उछाला गया, जब पूरा इनका पेट भर गया नाम उछालने के बाद से, तब अप्रैल में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया, कहते हैं कि इसको मत उछालिए, आप लोग बहुत गंदा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप पर हर एक मीडिया चैनल पे कोई 10 मीडिया 10-10 लाख का उनको जुर्माना हो गया। अब जब इतना बड़ा खेल चल रहा हो डेमोग्राफिक चेंज करने का, तो 1 करोड़ रुपया क्या है साहब? कुछ भी नहीं। 1 करोड़ रुपया क्या है? अब हम आते हैं निर्भया केस में। अब इसी का आप कंपैरिजन कीजिए निर्भया केस से। निर्भया केस में क्या होता है, आज तक पीड़िता का नाम नहीं मालूम है, और छोड़िए, जो लड़का जो जुवेनाइल था कि नहीं था, लेकिन डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ बर्थ फौरन आ गई, वो तो किसको पता है। उसका नाम नहीं था। क्यों नाम नहीं बताएंगे? क्योंकि वो मुसलमान था, ठीक है। लोगों ने कहा कि, और वो लड़का था जिसने वो सरिया, उसके प्राइवेट पार्ट्स में सरिया वो करने का काम किया था, वो उसने कुछ साल सजा कटा। आप हैरान रहोगे, उस लड़के को यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ने, लोकल, उसको एक एनजीओ के मदद से उसको चेन्नई भेज दिया, वहां कोई नौकरी दिलवा दिया, क्योंकि, और चेन्नई इसलिए भेजा ताकि उसको वहां राजनीतिक और धार्मिक संरक्षण मिल सके। और सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि वो वहां से और भी रेडिकलाइज होके निकला है, ठीक है। अब इसी के विपरीत आप इस केस में देखिए, एक और जुवेनाइल था, शुभम, जो भतीजा सांझीराम का। तो लोगों ने कहा कि शुभम भाई वो भी नाबालिग है, लेकिन उसका नाम भी उछाला गया, और उसको नाबालिग का, जिस तरह से इस निर्भया वाले केस में था, उसको कोई वो नाबालिग का कोई वो प्रावधान जो है उस पर नहीं लगाया गया। तो ये सारा का सारा, और आप देखिए
कि निर्भया केस वहीं थोड़ी खत्म हुई थी। निर्भया केस का जो मेन एक्यूज था राम सिंह, ठीक है ना, राम सिंह को लटका दिया गया। उस दिन वो साकेत कोर्ट में जाने वाला था। तो ये कॉन्स्पिरेसी, आप क्या सोचते हैं कि निर्भया केस अचानक ऐसे हुआ था? साहब, यहाँ पर एजेंसीज हैं जो इन पे स्पेशलाइज करती हैं कि कैसे रेप करवाना है और कैसे इसको उछालना है। और ये दोनों केस का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आप ये जुडिशरी का आप देखिए, 6 साल का फर्क है ना। 2012 में निर्भया केस, उस समय आप जुडिशरी का वो देखिए, उनका रवैया देखिए, उनकी चुस्ती देखिए। और ये 2018 की ये वाली केस का आप देखिए। वो तो ज्यादातर केसेस में यही है सर। हेट स्पीच में देखते हैं कहाँ हेट नहीं, अब ये हाँ, मैं हैरान हूं कि जनवरी से लेके अप्रैल तक रोज पीड़िता का नाम बोला जा रहा है। अप्रैल में जज साहब को कोई ह्यूमन राइट ना, कोई नहीं ह्यूमन राइट सर, वो तो बड़ा ऑब्वियस है। अब इसमें कुछ भी, इस पे डिबेट ही नहीं है। तो वन साइडेड देश में ये एजेंडा चल रहा है। उन इश्यूज को उठाओ जिसका कोई मतलब नहीं है। 5 करोड़ केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन किस में कौन किससे शादी करे नहीं करे, इस पे बहस हो रही है। हर फ्यूटाइल चीज पे हो रही है। ये कोर्ट अतीक के मामले में आपने लास्ट टाइम भी कहा, 10-10 जज उसका केस सुनने से डरते थे, तब सुप्रीम कोर्ट कहां चली गई थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ रेप के अंदर कोर्ट नहीं बदली? अपने एजेंडे के साथ कोर्ट बाकी इसमें और भी है। कुछ जज साहब लोग का भी रोल है इस किताब में, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। कोर्ट को किस तरीके से वहां से पठानकोट भेजा गया और कैसे वहां पर जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज थी, उसके बारे में भी इस किताब पुस्तक में लिखा हुआ है, बड़े डिटेल में, बड़े गहराई से। और भी कई चीजें हैं इसमें, लेकिन इट इज अ वेरी वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड बुक। एकदम बिल्कुल लीगली एकदम अनटेनेबल, एकदम ओपन शट केस है इसमें कोई, सॉरी, मतलब लीगली एब्सोल्युटली टेनेबल, कोई, इट इज एन ओपन एंड शट केस। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, और कि एक कहानी जिसकी शुरुआत विश्वनाथ आईएसआई से प्रेरित विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने शुरू की थी, वो जाके कठुआ में ये कांड हुआ है। सर मेरा मैं इस सब के और ये मुफ्ती का मैं बता दूं आपको, मैं एक बार ये जो इनका प्रोग्राम होता है कश्मीरी हिंदूज का, पंडित्स का, मैं गया था तो एक व्यक्ति मुझे लंच ब्रेक में मिला। कहते कि सर, मैं नर्सिंग स्टाफ का हूं, मैं मुफ्ती को इंजेक्शन रोज लगाता था, ठीक है ना, जाके, वो डायबिटिक का भी वो था। तो कहा कि वो बाहर में तो आप देखोगे तो गांधी और नेहरू और ये लोग के फोटो है, अंदर जाओ तो उसके बेडरूम में तो जिन्ना का सबसे बड़ा। तो ये लोग हैं, दिल में जिन्ना है, दिल में पाकिस्तान बसता है, और कई लोगों के, इन सब के दिल में पाकिस्तान बसता है। तो इसलिए ये तो कहिए कि ये अगर जिस ये रोशनी एक्ट को जिस दिशा में ये पनप रही थी, ये 2 साल में खत्म। जम्मू रीजन, जम्मू का क्षेत्र जो है वो खत्म। तो मेरी लेकिन एक आखिर में शिकायत है, गुस्सा है कि हम उनको कोई आज से नहीं 1400 साल से दुनिया जानती है। कश्मीर में क्या हो रहा है वो भी सब जानते हैं। स्टेट के सारे एपरेटस वही काम कर रहे हैं। बट मेरा सवाल यह है, वीपी सिंह बने तो बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सपोर्ट से प्रधानमंत्री बने। बगैर बीजेपी की सपोर्ट से प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे। तो बीजेपी ने सरकार कश्मीर के पलायन पे तो नहीं गिराई, वीपी सिंह की सरकार तो रथ यात्रा के कारण गिरी। और फिर दूसरी बात, क्या जम्मू कश्मीर में वो कांग्रेस का हिंदू हो, वो बीजेपी का हिंदू हो, वो इंडिपेंडेंट हिंदू हो, उन लोगों की आत्मा मर गई थी क्या? बिल्कुल। तो वो क्या कर रहे थे? वो भी दलाली कर रहे थे महबूबा मुफ्ती के साथ। तो हम मुसलमान और इस्लाम के नाम पर पे हम मुफ्ती को तो कह सकते, मेरी बात सुनिए, एक भी एमएलए किसी का जमीर नहीं जाता। हिंदुत्व का पट्टा डाल करके कोई कहता है जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, इस तरीके के दलाल तो अध्यक्ष बने हुए पार्टी के। एक उसमें था, ऐसी बात नहीं सर, वो एक क्यों था? लाल सिंह चौधरी। सर मैं कह रहा हूं, मेरी बात,
सर उनका तो एक एक चपरासी से लेकर होम मिनिस्टर से लेकर मुख्यमंत्री शामिल था। हमारे 10-12 लोगों ने लोकल लेवल पे कम से कम सरकार से अपना समर्थन वापस लेते। इनके बल पे बनी हुई थी ना सरकार। एक बोला नहीं, एक बयान नहीं। आज भी उस सत्ता की चाटुकारिता के चलते कोई बोलने का तैयार नहीं है। सवाल ये सर कि जहां आप मेजोरिटी में थे वहां तो बोलते, श्रीनगर में नहीं बोल सकते थे, यहां तो बोल सकते थे। किसी का कोई जमीर नहीं जागा इसके लिए कि हम इस दो कौड़ी की सत्ता से जरा दूर होकर के प्रोटेस्ट दिखाएं ताकि दुनिया को पता चले। आपकी चुप्पी भी उस क्राइम के अंदर शामिल थी सर। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम उनसे शिकायत कर सकते हैं, वो तो पता है। किसको नहीं पता सर? कोई आज की घटना है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का मर्डर कैसे हुआ? कौन लोग शामिल थे? कौन दिल्ली में बड़ा नेता था जिसका ससुर उस वक्त मंत्री था? तो मैं वही कह रहा हूं सर कि आप दूसरों पे कह सकते हैं लेकिन अपनों का भी तो चरित्र देखिए सर। मैंने वही कहा कि ये हमेशा से वहां की राजनीति कश्मीर सेंट्रिक रही है। आप मुख्यमंत्री जब बन जाते हैं तो कई मतलब ये सॉरी टू से जो आपने कहा बिल्कुल सही कही। ये लोग जो अपने हिंदू ये थे, ये कई लोग तो कुत्ते के माफिक थे। तो मैं वही कह रहा हूं सर, कुत्ते के माफिक थे, उनको कोई मतलब नहीं था। दूसरा बात क्या है सर कि ये पूरा ये फ्रॉम वीपी सिंह टू कठुआ, ठीक है ना, ये पूरा काम जब कार्यक्रम चल रहा था तो हमारे यहाँ हार्ट्स एंड माइंड्स विन करने का वो, हाँ, सर्वधर्म संभव, ठीक है, वो जो सूफी इस्लाम कहां गायब हो गया कश्मीर से, वो कश्मीरियत कहां चली गई? अरे तुम क्या रो रहे हो? कश्मीरियत वो नहीं रो रहे। तुम किसके लिए रो रहे हो? नया जुमला आ गया, कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत। जैसे कश्मीरियों को ही सब कुछ चाहिए था, बिहारियों को जमहूरियत और सुनिए सर, आप इसकी बात कर रहे हैं। मैं सरकार में था, मैं इंडियन आर्मी में था, कोई 8 साल मैंने जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मीटिंग्स मैंने अटेंड किए हैं, ठीक है ना। बाद में मैं RANW में भी था, कई मीटिंग्स में जाता था। क्या रवैया था साहब लोगों का? वो इंडियन आर्मी से ये नहीं होगा। हाँ, ये हमारे पॉलिसीज बहुत गलत है कश्मीर को लेके। हाँ, बगल में इस आप तो जो पाकिस्तान हाई कमीशन ने, बाय द वे, आज बसित ने कहा है, उसने एक्सेप्ट किया है कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, ठीक है। तो ये वहां जाते थे, उनके इसके लिए चिंता। एक पूरी कश्मीर इंडस्ट्री थी, उसमें सब शामिल थे, ये ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है ना। अच्छा, इनको जितनी बातें आपको समझाई ना मैंने, आप एक आम ब्यूरोक्रेट से पूछ लो, उसको कुछ नहीं सर, उसको कुछ नहीं मालूम, उसको लेना देना ही नहीं है। वो अपनी टीवी पर जानते क्या है हमारे देश में ये बलात्कार साहब। ये मैंने कहा कि वो मधु शर्मा ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो शब्दावली में ही हमारे नहीं है, ये कहां से आ गया ये शब्द। और बार बार इसको दिखा के उसमें फिर कुछ लोग जानते क्या है, कुछ लोग जो अंदर से जो सबसे ज्यादा पापी है ना, वो सबसे ज्यादा रिएक्शन दिखाते हैं। वो दिखाएंगे कि देखो RSN सिंह तो ये बिल्कुल मतलब ये भी वैसे ही गया गुजरा आदमी है, इसका तो कोई ये नहीं, पुष्पेंद्र है वो हेट ये नैरेटिव बनाते रहते हैं। मतलब कि सारा सोफिस्टिकेशन, सारा काइंडनेस, सारा नरम दिल, ठीक है ना। पूरा ये कपड़ों से लेके चलने से, बैठने से, उठने से। अब कोई जो वकील साहब है वो नरम दिल जाके कोर्ट में दिखाते हैं, ठीक है ना। और फिर आपको मालूम है वो क्या करते हैं, सबको पता है, ठीक है ना, सबको पता है। ऐसा जज कैसे बनता है? ऊपर नीचे से क्या करते हैं वो भी सबने दुनिया फिक्सर ये और ये सर। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए पुष्पेंद्र जी, थोड़ा सा भाई, कि ये जज साहब लोग के सामने ये कमीने जिनकी मैं ये अर्बन नक्सल्स की बात कर रहा हूं, ये बार बार खड़े होते हैं, तो इनको नहीं लगता कि ये आदमी में चरित्र नहीं है? चलिए, उसका वकालत है, उसका पेशा है, वो किसी को रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन कम से कम उस चरित्रहीन आदमी को इज्जत तो नहीं दो। क्या इज्जत मिलती है उनको सर? टर्म डिक्टेट करते हैं सर। और अगर ऐसे कोई चरित्रहीन आदमी को, ये अर्बन नक्सल जो चरित्रहीन आदमी को इज्जत देता है, तो माफ कीजिएगा, फिर मुझे
अपने जो माननीय जो है उनके भी चरित्र पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। लेकिन आखिरी में पुष्पेंद्र जी, ये किताब मैंने बड़े ध्यान से पढ़ी, बहुत अच्छी किताब है। किताब अच्छी, इसको अच्छी बुरी भी न कहे, एक बहुत डॉक्यूमेंटेशन, पुख्ता किताब है। और अगर किसी को हिम्मत है ये पूरे अर्बन नक्सल्स को, और इसमें किसी को अगर हिम्मत है तो ये इस किताब को चुनौती दें। और अगर आप चुनौती नहीं दे सकते तो आप इसको एक्सेप्ट करें कि ये किताब जो मधु किशोर द्वारा जो लिखी गई है, ये किताब ये गलत है, ये झूठा है। नहीं तो आपकी, अगर आप में कोई चरित्र है तो इसको पढ़ने के बाद या तो आप इसको चुनौती दें या नहीं तो एक्सेप्ट करें। कि मैं समझता हूं कि आपने बहुत डीपली इस पूरे इशू को डेल किया। और जो एक बात है कि जो 1989 की घटना से कि इसके पिता ने किस तरीके से वैली से पंडितों को खाली कराया और उसी एजेंडे को इसकी बेटी ने जम्मू में लागू किया, तो आप ये कह सकते हैं कि शक्लें बदली, सरकारें बदली, लेकिन एजेंडा वही था और उसमें सब शामिल हैं। और एक ऐसा रेप जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि उससे पूरी एक कम्युनिटी को आपने कटघरे में खड़ा किया। और उसमें जज साहिबान ने कोर्ट भी बदल दी और सारे बयान भी बदल दिए, और वो एपरेटस आज भी काम कर रहा है। और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक हमेशा हॉट रहा है, और जम्मू कश्मीर में हजारों लाखों करोड़ों रुपया सिर्फ जो है लोगों की इंसानियत और जमहूरियत में लाने के लिए खर्च किया जाता रहा। एक वो सुअर जो है वो मर चुका है, जो हुर्रियत का था, जो हर चीज में अपना एक कैलेंडर जारी करता था। लेकिन मैं किसी एक को नहीं, मैं तो मानता हूं सभी एक ही एपरेटस हैं, अलग अलग म्यूजिक अलग अलग टाइम पे बजा रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर में खुद रहे हैं, आप फौज में रहे हैं, रॉ में रहे हैं, आप कई इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटीज की मीटिंग में रहे हैं, तो आपका एनालिसिस एक बड़ा दूसरा होता है। एक ऐसे कॉम्प्लेक्स इशू को आपने इतनी आसानी से उसके एक एक चीज को बताया, और ये मधु किशोर जी ने जो किताब लिखी है इसका रेफरेंस लिया, तो मैं समझता हूं कि लोग इस किताब को भी देखें। और ये जो डिस्कशन है ये आम डिस्कशन नहीं है, ये एक डिस्कशन ऐसा डिस्कशन है कि जिसमें देश का हर आदमी अपने तथ्यों और तर्कों के साथ मजबूत होगा, ताकि लोग चौराहों पे, पुलियों पे डिस्कशन हो तो इस बात का जिक्र करें कि ये कोई कहानी नहीं थी, इसको किस तरीके से बनाया गया। इस कहानी की परत दर परत आज कर्नल आर एन सिंह साहब ने मेरे साथ उसको साझा किया, मुझे खुशी है। और फिर किसी और मौजू पे किसी और दिन फिर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।